हेलो व्यूवर्स। एक सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 में जो अभी एग्ज़ाम होने का है उसको टारगेट करते हुए एक चैप्टर मैथ का एक्चुअली स्टेटा पार्ट्स है। स्टेटा पार्ट्स एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। इसका एक रिवीजन करते हैं अपन। तो ये पूरे चैप्टर में एक बहुत बड़ा सा चैप्टर है ये, पर इसका ये बड़ा चैप्टर ज़रूर है बट इसके पीछे मेहनत करना वर्थ है बिकॉज ऑफ इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। और इस चैप्टर में चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। तो ये जो चैप्टर है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली दो पार्ट अपने को कवर करना है, एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एक डिस्पर्शन। तो मैं आप सबको पहले तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात बता दूं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या टॉपिक होते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको पढ़ना होता है मीन। बिल्कुल वही मीन है जो आप कभी स्कूल लेवल पे भी 9, 10, 11, 12 में पढ़ते थे। फिर एक मीडियन टॉपिक है, ये भी जाना पहचाना टॉपिक है। मॉड एक टॉपिक है। मीडियन से रिलेटेड कुछ और नाम है, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। और उसके बाद फिर आपके ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इतने कंटेंट जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। और डिस्पर्शन में आता है आपका रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन। मीन डिवीजन में कुछ कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरी: मीन डिवीजन अबाउट मीन, मीन डिवीजन अबाउट मीडियन, मीन डिवीजन अबाउट मॉड, और एक लास्ट स्टैंडर्ड डिवीजन। इतने सारे टॉपिक हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इस पूरे चैप्टर का टोटल ओवरऑल जो कवरेज है, लगभग हर टॉपिक के बारे में जो बातें करेंगे हम, वो एक ही वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है 1 घंटे के। मैं इसके लिए 3 वीडियो बनाऊँ, 3 घंटे में कवर करूँगा 3 स्लॉट में। तो पहला जो 1 घंटे का स्लॉट है ये अभी आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम ऑब्वियसली सबसे पहला टॉपिक हम मीन या अरिथमेटिक मीन या एवरेज को कवर करेंगे। तो बेसिकली मीन में जो अपने को फॉर्मूला पढ़ना है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला हमको तब अप्लाई करना है जब हमारे क्वेश्चन में केवल डेटा दिए हैं, एक्स टेबल, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, इंडिविजुअल डेटा कहते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा एकदम बेसिक फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। हालांकि इसके अलावा मीन निकालने के और भी 2 मेथड होते हैं। एक होता है शॉर्टकट मेथड, दैट इज़ द ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन, और एक और होता है हमारे पास स्टेप डिवीजन मेथड, वो होता है ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन इंटू आई। और इसमें दोनों ही फॉर्मूले में, नीचे के 2 फॉर्मूले में, उसमें से एक जो है आपका शॉर्टकट मेथड है ये, और ये एक स्टेप डिवीजन मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है। जस्ट मैं बात करूँ अगर सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम की बात करूँ मैं, तो सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम बिकॉज ऑफ ये कैलकुलेटर अलाउ होता है आपको, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी बड़ा डिजिट दे दे, आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं और करना भी चाहिए। शॉर्टकट मेथड में ए जो होता है, ये स्टेप डिवीजन में जो ए है वो एज्यूम मीन है, और डी जो होता है डेविएशन है, समेशन डी जो होता है उसमें से जो डी लिखा है वो डेविएशन है। डी इज़ एक्चुअली एक्स माइनस ए, और यहाँ पर जो डी होता है ना, ये होता है एक्स माइनस ए अपॉन आई। ठीक है, नॉलेज के लिए फॉर्मूला याद रख सकते हैं, या कभी बहुत रेयर केस में ऐसा कोई क्वेश्चन ही बना दिया गया जिसमें ज़बरदस्ती आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो अलग बात है। अदरवाइज़ आप हमेशा प्रीफर करेंगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला अगर आपको कोई मीन से रिलेटेड कैलकुलेशन करना है। अब ज़रूरत के हिसाब से कहीं पर अगर शॉर्टकट मेथड लगाना पड़ेगा या स्टेप डिवीजन, तो ये अलग इशू है। और बिकॉज ऑफ आपके पास समय की भारी कमी है, तो आप जो काम आपको लगेगा जिस मेथड से भी कि ये बहुत जल्दी कर सकते हो, आप वो प्रीफर करिएगा। हालांकि एग्ज़ाम के कुछ आए हुए क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अभी। और ये दूसरा वैरायटी जो होता है मीन का, उसमें अगर हमारे साथ एक्स टेबल में फ्रीक्वेंसी भी नज़र आए हमको,
तो एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ जो होता है ना, इसमें समेशन एफ एक्स का मतलब होता है कि एक्स टेबल में फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। इसको ऐसे जिस क्वेश्चन जिसमें दो टेबल दिए जाते हैं, एक्स टेबल और एफ टेबल, उसको बोलते हैं अपन डिस्क्रीट डेटा। तो यहाँ पर एफ और एक्स टेबल को मल्टीप्लाई करना है, उनको सम करना है और एक समेशन एफ करना है। तो ये एक फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड। अगेन यहाँ भी शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड होते हैं, बट आपका यहाँ से काम चल जाएगा। और बिकॉज ऑफ ये रिवीजन क्लास है, बहुत डीप में तो मैं यहाँ पर बात नहीं कर पाऊँगा। रेगुलर क्लास में इसके शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड वगैरह भी सब मैंने लिख के दिए हैं। अगर आप एक्सेल के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप ये बात समझ सकते हैं। क्वेश्चन इसका बहुत सिंपल सा आता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन अपन थोड़ा टारगेट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वो ट्रेंड समझ में आएगा जो चल रहा है या जो आता है एग्ज़ाम में या जो आ चुका है, आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें लिखा है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे लिखा है 7 है, 9 है, 12 है, फिर x लिखा हुआ है, उसके बाद 4 है, फिर 11 है और 5 है। अब ये बोल रहा है कि ये जो सारे नंबर है ना, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है, इन सब का मीन आपको मीन फाइंड करने नहीं देगा। आप समझ सकते हो कि अगर इसमें मीन फाइंड करने देगा तो हम तो मीन निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ एक वैल्यू अननोन है। तो इसका मीन गिवन है, इसका मीन गिवन है, और इसका जो मीन दिया गया है ना वो दिया है 9। और आपको अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि x का वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत ही सरल है ये, तो बहुत ही सिंपल सी बात है ये तो, कि अगर हमारे पास मीन का फॉर्मूला है, हमने मीन के फॉर्मूले में पढ़ा है कि सारे x को क्या करेंगे, सम करेंगे, दैट इज़ द समेशन x एक्चुअली। ठीक है, तो सम करते हैं। चलिए 7 + 9 + 12 तीनों को सम करिए, प्लस 4 + 11 + 5 करिए। बिकॉज ऑफ अपन x को तो सम नहीं कर सकते, तो 7 + 9 कितना हुआ, 16। 16 + 12 हो जाएगा आपका 28। 28 + 4 हो जाएगा 32। 32 में आप 16 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 48, आई थिंक सो। 48 + x डिवाइडेड बाय कितने डेटा है, 7। तो यहाँ पर x बार आपको दिया गया है 9, तो 9 = हो जाएगा 48 + x डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7 × 9 हो जाएगा 63 = 48 + x। तो x हो जाएगा 63 - 48, x हो जाएगा 63 - 48। अब x का वैल्यू हो जाएगा 63 - 48, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो आपको मिलेगा कितना मिल जाएगा आंसर, 48 15 मिलेगा, आई थिंक सो। चलिए, तो अगर ऑप्शन में 15 है बिल्कुल, मुझे लगता है ये अपन ने सही आंसर बिल्कुल निकाल लिया है। हाँ भाई, अगर छोटा मोटा कुछ कैलकुलेशन में मुझसे गलती हो जाए तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने कैलकुलेटर रखा नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है, ओके, आप लोग के पास तो है कैलकुलेटर। तो एक तो बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, ये होता है कि आप इस तरीके से मीन निकाल सकते हैं। तो अगर कभी इंडिविजुअल डेटा आएगा तो आपने ये फॉर्मूला लगा लिया, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है वो आपने देखा एक पैटर्न। और दूसरा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला अगर कोई डेटा है, अगर तो फ्रीक्वेंसी वाले डेटा को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आया हुआ है, मैं इसकी बात करूँ, ये मुझे दिख रहा है 2 बार एग्ज़ाम में आया है, जून 2014 में और नवंबर 2018 में। तो यहाँ पर देखिए एक्स टेबल लिखा है और एफ टेबल लिखा है। एक्स और एफ टेबल में आपको डेटा जो दिया है 2, 4, 6, 10। अगेन यहाँ भी ना इसी तरीके का क्वेश्चन बनाया है कि एक वैल्यू आपको थोड़ा अननोन करके दिया है, p + 5 लिख दिया है, और फ्रीक्वेंसी में है आपका 3, 2, 3, 1 and 2। इसके बाद आपको f और x टेबल को मल्टीप्लाई करना रहेगा अगर आपको मीन निकालना है तो, क्योंकि ये बात यहाँ फॉर्मूले में भी है, आप देख सकते हैं समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स का मतलब है कि f और x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब f और x को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, f और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 × 2 6, 4 × 2 8, 16, 18, 10। जब यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन p + 5 के साथ, तो ये बनेगा 2p + 10,
2p + 10। अब जब 2p + 10 अपन यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको सम मिलेगा इस पूरे का, अगर सम करें जिसे हम समेशन fx कहते हैं, तो ये समेशन fx आपको मिलने वाला है। अपन करके देखते हैं। 6 + 8 14, 14 और 18 32 + 10 42 + 10 52, 2p + 52, ये ऐसा बन जाएगा। अगेन आप चेक कर लीजिएगा अगर कुछ गलती हो तो। और सारे फ्रीक्वेंसी का सम अगर करें तो 3 + 2 5 + 3 8 + 1 9 + 2 11। तो समेशन f का वैल्यू जो आएगा आपका 11 आएगा। ठीक है। और इसके बाद अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं x बार = समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा x बार = समेशन fx है 2p + 52 डिवाइडेड बाय समेशन f है आपका 11। तो यहाँ से जो x बार आपको इस क्वेश्चन में दिया है, अगर मैं बोलना भूल गया रहूँगा तो इसमें लिखा है मीन गिवन, मीन इज 6 एक्चुअली। तो मीन दे दिया गया है आपको, ठीक है, ये शायद मैंने नहीं बताया था। तो गिवन है आपके लिए मीन x बार = 6। क्वेश्चन में मीन निकालने तो दे ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक वैल्यू तो अननोन है p। तो मीन तो देगा आपको, p का वैल्यू फाइंड करना है अगर, तो ये बनेगा 6 = 2p + 52 डिवाइड बाय 11। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें इधर 11 को 6 के साथ, तो आपको मिलेगा 6 × 11 66 = 2p + 52, 2p + 52। तो यहाँ पर आप 66 - 52 करेंगे = 2p हो जाएगा। तो 66 में से अगर आप 52 को माइनस करते हैं तो ये बनेगा आई थिंक 14 = 2p आएगा, p = 7 आएगा। तो इस तरीके से आप ये बहुत आसानी से आंसर ला सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत आसानी से आंसर ला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हम एक और कैटेगरी की बात करें, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन अभी तक ऐसा आया नहीं है मीन के लिए, बट किताबों में तो रहता है। आईसीआई के स्टडी मटेरियल में तो ये पैटर्न भी आपको दिखाई देगा। कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ बच्चों, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस जस्ट आपको आइडिया दूंगा। ग्रुप डेटा कहते हैं, जिसमें ऐसा क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा। तो अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10 है, बहुत ट्रेंडिंग सा क्लास इंटरवल है ये, बहुत ही ट्रेडिशनल सा क्लास इंटरवल है ये, बहुत ही सिंपल सा 10 20 20 30 30 40 और 40 50। और अगर इसके साथ में कुछ फ्रीक्वेंसी दे दिया जाए 5 2 3 1 4, ऐसा कुछ भी फ्रीक्वेंसी दे दें, तो आपको इसके लिए कुछ नया फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, ये जो क्लास इंटरवल आपको ऑलरेडी दिया गया ना, आप क्या करेंगे, इस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू लेंगे। अगर आप इस क्लास इंटर का मिड वैल्यू लेते हैं, अगर आप इस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू लेते हैं तो इस मिड वैल्यू को अपन x नाम देते हैं। और एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, ये जो मिड वैल्यू है ये लेते समय बड़े ध्यान से मिड वैल्यू लीजिएगा, क्योंकि अभी जो क्लास इंटरवल हमको दिख रहा है 0 से 10 10 से 20 20 30, मतलब एक क्लास जहाँ ख़त्म हो रहा है अगला वहीं से चालू हो रहा है। 10 20 में ये 20 पे ख़त्म हो रहा है, अगला 20 पे चालू हो रहा है। 20 30 में 30 पे ख़त्म हो रहा है, ये 30 पे चालू हो रहा है। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस सीरीज़ है। डिसकंटिन्यूस भी मिल सकता है सीरीज़, तो ध्यान से आप मिड वैल्यू लेंगे। 0 और 10 का मिड वैल्यू है 5, 10 और 15 का मिड वैल्यू है 10 और 20 का मिड वैल्यू है 15, 20 30 का मिड वैल्यू है 25, 30 एंड 40 का मिड वैल्यू है 35, और यहाँ पर है 40 50 का मिड वैल्यू है 45। ये सारे मिड वैल्यू आने के बाद ना, जब आपको एक्स टेबल और एफ टेबल मिल जाएगा तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप इसे बना सकते हैं। आप एक एफ एक्स टेबल बना लीजिएगा। एफ एक्स टेबल का मतलब है कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं कर दूँ तो ये बनेगा 25, 15 × 2 30, 25 × 3 75, ये बनेगा 35 और ये बनेगा 180, आई थिंक 180। और आप फिर क्या करेंगे, सारे एफ एक्स को सम कर लीजिएगा, सारे फ्रीक्वेंसी को सम कर लीजिएगा, सारे एफ एक्स, ये जो समेशन एफ एक्स आएगा
और ये जो समेशन एफ आएगा इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ऐसा करने से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मीन का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पर एग्ज़ाम में आता है ये सब, तो ये आप बना लेंगे। इसके बाद जो मीन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात होती है मीन के क्वेश्चन में, मीन में जो सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ जो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है वो एक फंडा होता है कंबाइंड मीन का। तो कंबाइंड मीन का जो बेसिक फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, वो ये है n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार। अगर दो कैटेगरी हैं तो, अगर और ज़्यादा कैटेगरी हैं तो आप इसे सीक्वेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, डिवाइड बाय n1 प्लस n2। अगर अगेन ज़्यादा कैटेगरी हैं तो इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको एक पढ़ के बता रहा हूँ, एग्ज़ाम का ही वो क्वेश्चन है। लिखा था मीन सैलरी फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर। तो चलिए भाई, नाम फीमेल वर्कर का पहले आया है तो n1 और x1 बार को फीमेल वर्कर के लिए कंसिडर कर लेंगे, और अगर अपन मेल वर्कर की बात करें तो उनको n2 x2 कंसिडर कर लेंगे। तो क्वेश्चन में फ़िलहाल जो लिखा है उसके हिसाब से देखें तो बोला n1 इज़ द 40 फीमेल वर्कर, तो 40 फीमेल वर्कर की अपन बात करते हैं। इस 40 फीमेल वर्कर में से जो इनकी एवरेज सैलरी वो दे दी गई है 5200 रुपया पर मंथ, 5200 रुपया पर मंथ, 5200 रुपया। अब उसके बाद प्लस लिखा है n2 जो है 60 मेल वर्कर के लिए, तो 60 मेल वर्कर है उनका जो एवरेज सैलरी है वो 6800 रुपया पर मंथ, 6800 रुपया पर मंथ, डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60 कर लेंगे n1 प्लस n2। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे का पूरा जो पूरे 100 एम्प्लॉई हैं, 40 फीमेल और 60 मेल, इन पूरे लोगों का मिल जाएगा हमें कंबाइंड एवरेज सैलरी। अगर आप ये कैलकुलेशन करें तो कंबाइंड एवरेज सैलरी मतलब ओवरऑल पूरे 100 लोगों का एवरेज सैलरी। इसमें क्वेश्चन और है जो चलिए यहाँ पर ना ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ मैं उसमें एक पैटर्न कंबाइंड मीन में ये ज़्यादा देख रहा हूँ कि n1 और x1 बार और n2 और x2 बार में से ना कोई एक वैल्यू हिडन कर दिया है, या तो x1 बार को हिडन कर दिया है या x2 बार को हिडन कर दिया है, और x बार दे दिया है। तो x बार अगर दे दिया जाए और x1 बार और x2 बार में से कोई एक हिडन किया जाए और वही क्वेश्चन बनाया जाए तो वो भी इसी फॉर्मूले से बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में लिखा है द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6। टोटल कितने क्वांटिटी हैं? टोटल क्वांटिटी है 5। अब लिखा है द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6। पूरे 5 क्वांटिटी का एवरेज जो है वो 6 है। एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम लिखा है एंड द एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 8। उस 5 में से 3 लोगों का एवरेज 8 है। तो जो फॉर्मूला है हमारा, 5 लोगों को 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 3 लोगों को एक अलग कैटेगरी बनाया गया है, 2 लोगों का एक अलग कैटेगरी बनाया गया है। तो टोटल तो 3 + 2 यानी 5 है। अब यहाँ पर जो x बार है ना, ये है पूरे के पूरे x बार जो है वो पूरे के पूरे 5 लोगों का एवरेज। तो लिखा है द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6, तो यहाँ 6 कर लेंगे। अब ये लिखा है 3 लोगों का जो एवरेज है ना, 3 लोगों का जो एवरेज है, ये जो x1 बार और x2 बार 2 लोगों का एवरेज, इसमें से 3 लोगों का एवरेज दिया है 8 है। तो बचे हुए 2 लोगों का एवरेज क्या होगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप x2 बार कैलकुलेट कर सकते हो। ये x2 बार मतलब बचे हुए 2 लोगों का एवरेज। अगर मैं बहुत सिंपल सा है कैलकुलेशन अगर करूँ तो 24 + 2 टाइम्स ऑफ x2 बार डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा।
अब यहाँ पर ये 5 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 6 हो जाएगा, 5 इंटू 6 आपका 30, 30 इज इक्वल टू 24 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 बार। ये बन जाएगा 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x2 बार। यहाँ पर 30 माइनस 24 करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x2 बार। तो x2 बार इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, x2 बार इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x2 बार इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी एक कैटेगरी का मीन नहीं दिया तो वो भी निकाल सकते हैं। हालांकि मीन में करेक्टेड मीन वाला क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिलता है, बट बहुत ही रेयर एक आध बार कभी देखने को मिलता है। तो मीन में करेक्टेड मीन वाला क्वेश्चन तो मैं भी नहीं करा रहा हूँ। उसके बाद चलिए अपन एक टॉपिक में आते हैं, मीडियन। तो मीडियन जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है ये पोजीशन के हिसाब से एवरेज देता है। पोजीशन के हिसाब से एवरेज का मतलब है कि जितने भी डेटा आपको दिए जाएंगे उन सब का सेंटर पोजीशन निकालना है, मिड पोजीशन निकालना है, इसीलिए इसका नाम है मीडियन। तो सेंटर पोजीशन निकालना है तो सेंटर तो तब निकलेगा ना जब आपको या तो डेटा अरेंज करके दिया हो और या तो डेटा अरेंज आपको करना पड़ेगा। तो जब आपको डेटा अरेंज करके ऑलरेडी दिया है, अरेंज मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर डेटा अरेंज नहीं किया है, रैंडम तरीके से दिया है, तो आप पहले काम करेंगे, यही काम करेंगे कि डेटा को अरेंज कर लेंगे। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, और इतने सरल क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता होगा। सिंपल सी बात ये है कि अगर हमको डेटा दिया है 2, 5, 7, 13, 18, 19, 25 इस तरीके से, तो मैंने तो देखो डेटा अरेंज करके दे दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर अरेंज नहीं किया है तो आप अरेंज करेंगे, पहली बात, ये बार बार कह रहे हैं। पर इसमें ख़ास बात देखो जो मैंने दिया है वो है कि मैंने जो डेटा आपको दिए हैं वो ऑड केस दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डेटा है। तो जब भी ऐसे ऑड केस आएगा ना तो क्या करना, 3 डेटा लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड, जो बीच का बचेगा ना वही मीडियन है, क्योंकि जो पोजीशन के हिसाब से सेंटर पे है वो मीडियन कहलाता है। जो पोजीशन के हिसाब से सेंटर पे है वो मीडियन कहलाता है। मीडियन को अपन एमडी से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक में कैपिटल एम बस लिखा होता है, कई बुक में एम लिख के डीबी लिखते हैं। अब आपको ये समझना है कि सर अगर ऑड केस है तब तो आपने कुछ लेफ्ट कुछ राइट कर लिया, बट अगर इवन केस है तो कैसे होगा। तो इवन केस में जैसे फॉर एग्जांपल 2, 5, 7, 9, 14, 18, 20, 27 इस तरीके से मैंने दे दिया। मेरे ख्याल से मैंने 8 डेटा दिए। तो जब n इवन है ना तो ये बिल्कुल नहीं बोलना कि सर 4 लेफ्ट साइड 4 राइट साइड तो बीच में कुछ नहीं बचेगा तो आंसर 0, ऐसा नहीं करना। इसमें 3 लेफ्ट साइड लेते हैं, 3 राइट साइड लेते हैं, और बीच में अगर आपके पास 2 वैल्यू है, एक है 9 और एक है 14, तो बीच में अगर आपके पास 2 वैल्यू है तो इन दोनों का अपन एवरेज लेंगे, इन दोनों का अपन एवरेज लेंगे। तो जब एवरेज लेंगे तो मीडियन इस तरीके से होता है, मीडियन इज इक्वल टू 9 + 14/2। मीडियन होता है 9 + 14/2। ठीक है, तो मीडियन होता है 9 + 14/2, दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे, ये मीडियन निकलता है। तो ये तो बहुत सिंपल तरीका है मीडियन निकालने का। और मीडियन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो भी मतलब एक तो ये बहुत ही सिंपल सा एक कैटेगरी इस टाइप का हो सकता है क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश किया भी जाए तो ये बना जा सकता है क्वेश्चन में, x, x/2, x/3, x/5 कितने डेटा हैं बोलो, 4। बोल रहा है कि इसका मीडियन 10 है तो x कैलकुलेट करना है। अब अगर 4 ही डेटा हैं तो मीडियन आपको दे दिया जाएगा, मीडियन इसमें निकालने तो नहीं बोला जाएगा। अगर मीडियन अगर इसमें निकालने बोला जाएगा तो आंसर भी x के टर्म्स में आएगा। तो मीडियन आपको
दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में इसका मीडियन दे दिया गया है 10 है और आपको बोल रहा है कि x क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इसमें ऐसा कर लेते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, बच गए बीच में 2 डेटा। अब जब 2 डेटा बच गए ना तो मीडियन इज इक्वल टू हो जाता है, बोलो x/2 प्लस x/3 डिवाइड बाई 2, x/2 प्लस x/3 डिवाइड बाई 2, यानी जो दोनों वैल्यू है इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके हाफ कर देंगे। तो यहाँ जो आपको मीडियन 10 दिया गया है इसको समझते हैं। मीडियन 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x/2 प्लस x/3, x/2 प्लस x/3 डिवाइड बाई 2 को आप इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो एलसीएम आपका ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा नीचे 2, चलो रख लेते हैं, ऊपर एलसीएम 6 है तो बनेगा ये 3x प्लस 2x। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 इस 10 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 20 टाइम्स ऑफ 5x अपॉन 6। ठीक है, ये 2 इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दो, इससे x कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आसानी से आप, 20 इंटू 6 कर लो, 20 इंटू 6 करोगे तो 120 आएगा, इज इक्वल टू 5x। तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पर x इक्वल टू मिल जाएगा 24। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। मीडियन के पैटर्न में इस बात का हमेशा ध्यान रखना ही है कि डेटा अरेंज किया हुआ होना चाहिए। और एक पैटर्न मीडियन का मैं बता ज़रूर दे रहा हूँ, बट ऐसे क्वेश्चंस आए नहीं है एग्ज़ाम में, बहुत रेयर ही 1-2 बार देखने को मिले, कि एक्स टेबल दिया जाएगा आपको और फ्रीक्वेंसी टेबल दिया जाएगा आपको, और उसके बाद बोला जाएगा कि मीडियन निकालना है। तो आप बहुत सिंपल है, एक्स टेबल के जो डेटा है उसको अरेंज कर लेना पहले। सपोज़ मैं आपको टाइम बचाने के लिए इस बैच अभी इस क्लास का अपन क्या करते हैं कि मैं डायरेक्ट इसमें एक्स टेबल आपको दे देता हूँ अरेंज करके। तो जैसे लिखा है 2, 5, 7, 8, 12, 15, और आपको एफ टेबल दे देता हूँ यहाँ पर 3, 2, 1, 2, 4, 3, इस टाइप से कुछ भी दे सकते हैं। एफ टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है उससे कोई मतलब मत रखिएगा। एक्स टेबल को एफ टेबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी नहीं है। एफ टेबल रैंडम जो दिया है वो ठीक है वैसे ही रहेगा, बट याद रखिएगा एक्स के वैल्यू को अगर आप ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हैं अरेंज करते समय तो ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ ही शिफ्ट होगी। अब आपको सबसे पहला ध्यान तो यही रखना है मीडियन निकालते समय कि डेटा को अरेंज करना है, और फिर इसमें आपको एफ एक्स टेबल नहीं बनाना है। आपको भी थोड़ी देर पहले बताया गया था, याद होगा, एफ एक्स टेबल कब बनाते हैं, जब मीन निकालना है। अभी आप एफ एक्स टेबल नहीं बनाएंगे, यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी बनाएंगे सी एफ टेबल। सी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करते जाना है। तो पहला वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी का 3 है, 3 में अगला वैल्यू 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में अगला वैल्यू 1 को ऐड करोगे 6 हो जाएगा, 6 में अगला वैल्यू 2 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 4 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 3 ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा। इस तरीके से आप डेटा को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब जब आप डेटा को ऐड करोगे इस तरीके से तो सी एफ टेबल को जब आप बनाओगे तो लास्ट वैल्यू जो मिलेगा ना वो कैपिटल एन कहलाएगा। कैपिटल एन क्या होता है सर, ये पूरे फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है, समेशन एफ जो होता है, ये समेशन एफ जो होता है ना वही कैपिटल एन है। तो यहाँ पर देखिए 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8 + 4 12 + 3 15, ये होता है 15। तो सारे फ्रीक्वेंसी का सम करने से जो वैल्यू आता है वो यहीं पर है। अब चाहे एन इवन हो या ऑड हो, फॉर्मूला एक ही लगता है। वो फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू कैपिटल एन +1 डिवाइड बाय 2 एच टर्म। ये बड़े ध्यान से समझिएगा क्या ये बताना चाह रहा हूँ मैं। तो कैपिटल एन +1 बाय 2 एच टर्म जो है, इसमें मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एन का वैल्यू 15 + 1 डिवाइड बाय 2 एच टर्म।
15 + 1 डिवाइड बाई 2 8 टर्म। तो मीडियन जो होगा ना 15 + 1 ने 16/2 8th टर्म होगा। तो कुछ लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, ये इस 8 को ही ऑप्शन में देखते हैं, जानबूझ करके 8 जो है ऑप्शन में डाला जाता है और इस 8 को आंसर बना देते हैं। तो एक्चुअली आंसर 8 नहीं आएगा, 8th टर्म आएगा। अब 8th टर्म कैसे फाइंड किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो 8 आया है ना, ये जो 8 आया है 8 टर्म में जो 8 आया है ना, ये 8 जो है वो 3 से ज़्यादा है, आगे बढ़ जाओ। ये जो 8 आया 5 से भी ज़्यादा है, आगे बढ़ जाओ। ये जो 8 आया है 6 से भी ज़्यादा है, ये भी आगे बढ़ जाओ। 8 जो है 8 के बराबर है तो रुक जाओ। सर आप कहेंगे सर मान लो यहाँ 7 होता तो, 9 होता तो 7 होता तो नहीं रुकते, बट 9 होता तो रुक जाते। तो जब 8 बराबर आएगा तब रुकना है, या तो उससे ज़्यादा है तो रुकना है। तो 8 के सामने का वैल्यू 4 है, पर आप बहुत तेज़ी दिखाते हुए हड़बड़ी में 4 आंसर टिक मत करना, क्योंकि 4 तो फ्रीक्वेंसी है। सामने का एक्स टेबल का वैल्यू कौन आ रहा है 12, तो इसमें जो मीडियन बनेगा वो 12 बनेगा। इस तरीके से आप आंसर ला सकते हो। बहुत आसान होता है। एक्स और एफ टेबल वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आधे मिनट बना सकते हो आप। तीसरा जो एक कैटेगरी होगा ना, देखिए जब भी हम कोई टॉपिक या किसी क्वेश्चन की बात करेंगे तो तीनों कैटेगरी की बात करेंगे। तीसरा कैटेगरी हमेशा की तरह ग्रुप डेटा होता है। तो ग्रुप में कैसा होता है, जो क्लास इंटरवल अपन बोलते हैं ना, 0 10 10 20 20 30, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो मीडियन निकालने का जो तरीका होता है वो होता है L + n/2 - C/f × I। ये इस तरीके से आप मीडियन का फॉर्मूला लिख लीजिए। और इस फॉर्मूले में सबसे मुख्य बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये जो n/2 है ना, इसका ही सबसे ज़्यादा रोल है। मतलब इस सबसे ज़्यादा रोल का मतलब सबसे पहला रोल है। हमको सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके ना n/2 अप्लाई करना पड़ेगा। तो सर फॉर्मूले को देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे n इवन होगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर फॉर्मूला इवन है तो भी और ऑड है तो भी, कैपिटल N कुछ भी रहे, हमारा फॉर्मूला बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इस फॉर्मूले में अब आप बोलेंगे सर L क्या है, F क्या है, C और I क्या है, ये चार चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने से F तो समझ में आ गया, F फॉर फ्रीक्वेंसी, L फॉर द लोअर वैल्यू, बट ये C I वगैरह क्या है, तो थोड़ा सा बस जस्ट पेशेंस रखते हैं। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, इसमें एक क्वेश्चन बनाते ही ये बातें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी आप सब में, सबके दिमाग में कि मीडियन कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी का छोटा सा टेबल बनाते हैं अपन। क्लास इंटरवल वही सिंपल सा 0 10 10 20 20 30 30 40 एंड 40 50 ले लेते हैं। अभी फ्रीक्वेंसी भी वैसे ही 2 3 5 4 1 ऐसा कुछ ले लेते हैं। और अपने को सबसे पहले फिर से चेक करना है कि जो क्लास इंटरवल है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। तो डेफिनेटली क्लास इंटरवल तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। CF टेबल आपको बनाना रहेगा। CF टेबल में पहला वैल्यू 2 है, अगला 3, तो 2 3 5 हो जाएगा, उसमें 5 और है तो 10 हो जाएगा, +4 करोगे तो 14 हो जाएगा, और फिर +1 करेंगे तो 15 होगा। अगर आप सारे फ्रीक्वेंसी को सम करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये भी 15 ही है। और इसके बाद अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो जो फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है, मैंने कहा कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो होता है वो होता है कैलकुलेट करना है आपको n/2। अब n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, यहीं पर n की वैल्यू रखनी है। n हो जाएगा 15, ये बन जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 15/2 माइनस, तो 15/2 होता है 7.5। सबसे पहली बात तो इस बात को समझो कि n/2 का रोल क्या है। ये हो जाएगा 7.5। अब ये 7.5 है तो CF टेबल में 7.5 के लिए अपन कहाँ रुकेंगे, CF टेबल में 7.5 के लिए अपन रुकेंगे 10 पे। और जब अपन 10 पे रुकेंगे तो इसके सामने आप देखिए फ्रीक्वेंसी 5 दिख रही है और क्लास इंटरवल दिख रहा है 20 30। अब क्लास इंटरवल अगर 20 30 है तो 20 30 का सबसे छोटा वैल्यू यानी छोटा वैल्यू कौन है, 20। फ्रीक्वेंसी 5 है तो फ्रीक्वेंसी की जगह 5 रखेंगे। C जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है।
कि ये जो सी लिखा हुआ है ये जहाँ रुकेंगे उसके ऊपर वाला वैल्यू है। तो क्यूमुलेटिव जहाँ तक हो चुका है उसको लेना है, 10 को नहीं लेना है। 10 पे रुकेंगे तो 10 को नहीं लेना है, 5 को लेना है। ये 5 आ जाएगा। तो इस बार लकीली ऐसा हो गया कि f का वैल्यू और c का वैल्यू दोनों 5 आ गया, दोनों बराबर बराबर हो गए, अदरवाइज अलग आते हैं ये। और i जो होता है ना वो इंटरवल है, 20 और 30 का जो इंटरवल है, गैप जो है उसकी बात होगी। यहाँ पर 10 का गैप आ रहा है और फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, 15/2 7.5 होता है। 7.5 में से 5 माइनस करोगे तो 2.5 आएगा। 2.5 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा। 25 में 5 डिवाइड करोगे तो फिर से 5 आएगा और उसमें 20 ऐड करोगे आखिरी में तो 25 आंसर इसका मिलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मीडियन निकाल सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूस सीरीज दिया है तो जनरली जो एग्ज़ाम में आंसर मिलते हैं या किताबों में आंसर मिलते हैं वो डिसकंटिन्यूस को जब कंटिन्यूस में आप कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो जो आंसर मिलता है ना वो ऐसा आंसर आपको मिलेगा। तो बस ध्यान रखिएगा कि वो डिसकंटिन्यूस दिया है या फिर कंटिन्यूस दिया है। और इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें मीडियन में, मीडियन के बाद आपको जो एक टॉपिक मिलना है वो है मॉड। जो ये मॉड है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। मॉड का मतलब ही जो है, जो डेफिनेशन है, मॉड को जनरली जेड से प्रिंट करते हैं कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आएगा अपन उसको मॉड बनाते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन आएगा 2, 5, 3, 7, 9, 3, 8, 4 ऐसा, तो आपको बोलेगा कि इसमें मॉड बताओ। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें जो मॉड है आपको दिख रहा है कि एक 3 जो है वो 2 बार आया है, बाकी सब एक एक बार ही है। तो सीधे सीधे जो z इज इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें एक फंडा क्या है कि अगर एक आपको सस्पेंस रख सकता है क्वेश्चन में कि 2 वैल्यू डाल दे, जैसे मैं एक दे रहा हूँ 2, 5, 3, 7, 9, 3, 8, 4, चलिए एक बार मैं 7 भी डाल दे रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर ये 3 जो है ये 2 बार है, 3 2 बार है और 7 भी 2 बार है। तो अगर 3 2 बार है और 7 भी 2 बार है तो फिर किसको बनाया जाए मॉड? तो ऑप्शंस ऐसे डाले जाते हैं, एक ऑप्शन है 3, एक ऑप्शन है 7, एक ऑप्शन है 5 और एक ऑप्शन है बोथ 3 and 7। तो आपको या मन में आएगा कि सर एक काम कर सकते हैं ना कि 3 और 7 में कंपटीशन है। 3 बोल रहा है कि मैं मॉड भरूँगा, 7 बोल रहा है मैं मॉड भरूँगा, दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स हैं, दोनों 2 2 बार आए, तो क्या करना चाहिए? फिर तो दोनों को सीधी सी बात है एवरेज कर लेना चाहिए। तो 3 और 7 को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, जैसे मीडियन में भी तो करते थे। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से आंसर लाएंगे तो आंसर 5 आएगा। ये 5 अगर आंसर बना दिए, 3 और 7 का एवरेज लेके, तो 5 बोलेगा भाई हमने तो मॉड की डेफिनेशन से खेल दिए। मॉड की डेफिनेशन क्या है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आती है। तो आप इस तरीके से 5 को तो आंसर नहीं बनाना। तो क्या सर 3 और 7 में 7 बड़ा है तो उसको आंसर बना दें? देखो इस तरह से मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं स्टूडेंट के मन में। तो ये भी बता दूँ, वैल्यू बड़ा है या वैल्यू छोटा है से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है इस बात से कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 3 और 7 दोनों सबसे ज़्यादा बार है, तो आंसर बोथ 3 and 7 बनाया जाता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो एग्ज़ाम में आ चुका है, और कि सर अगर ऐसे में तो फिर अगर सारे लोग, अभी जैसे मैं 2 को भी 2 टाइम्स कर दूँ, 5 को भी 2 टाइम्स कर दूँ, 7 को भी 2 टाइम्स, 3 को भी 2 टाइम्स, 9 को भी 2 टाइम्स, 8 को भी, तो क्या सबको मॉड बना देंगे? नहीं। उस केस में हम ये कह सकते हैं कि इस डेटा का मॉड निकालना पॉसिबल नहीं है, या मॉड हम फाइंड नहीं कर सकते। मतलब ऐसे डेटा का एवरेजिंग करने के लिए मीन या मीडियन में से आपको कुछ चूज़ करना पड़ेगा, मॉड वहाँ काम नहीं आएगा। इसका मतलब कोई भी जो डेटा होता है उसमें 2 ही मॉड डिफाइन किए जाते हैं मैक्सिमम।
अगर यूनी मॉडल केस हो सकता है यानी एक मॉड पॉसिबल है या तो उस डेटा का, और या तो बाई मॉडल केस हो सकता है यानी 2 मॉड पॉसिबल है। ट्राई मॉड, क्वाड मॉड, खूब सारे मॉड नहीं होते हैं। एग्ज़ाम में लाइन आया हुआ है, बड़े ध्यान समझिएगा। मतलब अगर कोई किसी डेटा, किसी सीरीज़ में, किसी ग्रुप ऑफ डेटा में बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो मैक्सिमम टाइम्स या मतलब बहुत बार आए हैं, मीन निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो, बट वैसे डेटा का मॉड नहीं निकाल सकते। एक महत्वपूर्ण बात कि सर यही अगर क्वेश्चन एक्स और एफ के फॉर्म में आ जाए, तो अगर एक्स और एफ के फॉर्म में आएगा मतलब डिस्क्रीट डेटा की बात आएगी, तो जो वैल्यू दिया जाएगा 5, 3, 6, 8, 2, 4, उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी 10, 12, 17, 11, 5, 7। अब यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो 17 है। अगर फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी 17 है, बाकी सब उससे बहुत दूर है, 10, 12, 7, तो इसके सामने आंसर जो 6 है ना, 6 जो एक्स टेबल का है उसी को अपन मॉड बना देते हैं। अब आप इसमें कहेंगे कि सर कई बार ऑप्शन में 17 दिया जाता है और स्टूडेंट इतने हड़बड़ी में रहते हैं कि 17 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है और ऑप्शन में 17 दिखता है तो 17 टिक कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि 17 नहीं टिक करना है, 17 आंसर थोड़ी बनेगा। 17 तो बता रहा है कि ये भाई मैं सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी हूँ, मेरे सामने जो वैल्यू है एक्स का उसको आप आंसर बनाइए, ठीक है। तो ये छोटी सी गलती नहीं करना, ध्यान रखना। तीसरा कैटेगरी जो होता है बच्चों, ग्रुप डेटा जिसमें क्लास इंटरवल होता है, वहाँ पर एक फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू एल प्लस, ये मीडियन के फॉर्मूले जैसा लग रहा है सर, तो एल प्लस, उसके बाद होता है यहाँ पर f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। ये होता है आपके पास z का वैल्यू। अब अगर z का वैल्यू है एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई, तो इस केस में f1, f0 और f2 क्या है? f1 जो होता है ना वो होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। f1 के पहले f0 आएगा, यानी ऑब्वियसली 1 के पहले 0 आता है, तो f1 जो बनेगा ना फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को f0 बोलेंगे, और एक f2 आएगा तो f2 यानी जो f1 है उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। तो बस इस छोटी सी बात को ध्यान दे करके, अगर इस सिंपल सी बात को ध्यान दे करके आप किसी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हो। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर क्लास इंटरवल है हमारे पास और साथ में फ्रीक्वेंसी है, तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है, तो क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 और 40, 50। फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 5, 2, 9, 3, 4। तो आप देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 9 है, और अगर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 9 है ना, तो 9 के सामने जो क्लास इंटरवल है 20, 30, इसका यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो 20, 30 में छोटा वैल्यू 20 है तो L बन जाएगा 20, L बन जाएगा 20, और इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद L 20 बनेगा, तो फिर फॉर्मूला है हमारे पास Z इज इक्वल टू 20 प्लस, अब 20 और 30 का जो गैप है ना 10 का है, तो इंटू 10 लेंगे आखिरी में। बस आपको अब समझना है ये f1 और f0 क्या है, फिर उसके बाद आपको समझना है 2f1 माइनस f0 और f2 कैसा लिखेंगे। बहुत ही सरल है, ये जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है इसे ही हम क्या बनाएंगे f1, तो ये हो गया f1 माइनस f0 मतलब इसके ऊपर वाली वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ f1 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 9 माइनस f0 मतलब 2 माइनस f2 मतलब इसके नीचे वाला वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 इंटू आई। अब यहाँ पर जो z आएगा आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से आप z कैलकुलेट कर सकते हो, जो मॉड आएगा आंसर। एक खास बात
मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी से बता दूँ, मैं भूलने वाला था, मैं इसलिए इस बात को याद से बता दूँ। सर अगर 9 यहाँ पर आता सेकंड पोजीशन में, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये होती, तो सर मान लो चेंज कर देते, चलो वैल्यू ही चेंज कर देते। मान लो ये 2 की जगह पे ना, सपोज ये 2 की जगह पे 12 होता, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी तो 12 बन जाती है। और अगर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12 बनती तो ये F1 होता, ये F0 होता, ये F2 होता। बट अगर कभी किसी क्वेश्चन में सर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर ही दे दी जाए, सपोज दे दिया है 35, तो सर ये तो F1 बनेगा, नीचे वाला F0 ही बनेगा, F2 बनेगा, बट ऊपर F0 तो है ही नहीं, तो F0 नहीं है ना, तो टेबल में ही नहीं है तो उसको 0 लेंगे, पर क्वेश्चन बनाएंगे ज़रूर। ये ऐसा नहीं करना कि सर वो तो है ही नहीं तो ये एप्लीकेबल नहीं है फिर ये, ठीक है। तो ये मॉड का बहुत बेसिक सा फंडा होता है बच्चों। मॉड के क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं इस पैटर्न के, मतलब इस सॉल्व करने वाले, मॉड निकालने वाले क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया जितने टॉपिक मीन मीडियन मॉड, उसमें आपने देखा सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला जो पैटर्न है, जो हद आता है, मीन से बहुत आते हैं क्वेश्चन, मीडियन से भी आते हैं, बट कंपेरेटिवली मीन बहुत ज़्यादा आता है, मॉड सबसे कम आता है, आने को तो कुछ भी आ सकता है। अब ये जो मीन मीडियन मॉड आपने पढ़ा ना, इससे रिलेटेड एक फंडा है, बहुत आया एग्ज़ाम में, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड। ये एक क्वेश्चन बहुत आया एग्ज़ाम में, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड। मीन मीडियन मॉड में क्या रिलेशन होता है, और इससे ये तो डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन होता है कि मीन मीडियन मॉड में रिलेशन क्या है। तो आपको ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूँ, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। ये जो है आपके पास मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, और ये बन जाएगा फिर, आप अगर इसको शिफ्ट कर दें 3 टाइम्स ऑफ मीडियन को इधर, तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मॉड इज इक्वल टू, ये 3 टाइम्स ऑफ मीन है, इसमें एक बार ये एक बार उधर जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ मीन हो जाएगा ये, तो 3 टाइम्स ऑफ मीन में से एक बार मीन माइनस होगा तो ये बन जाएगा ऐसा। अब ये 4 जो ऑप्शन होते हैं ना बेटा, उसमें या तो ये वाला फॉर्म 4 ऑप्शन में रहेगा या ये वाला रहेगा, तो पता चला कि आप एक ही फॉर्म ये वाला आप याद करके गए हैं और एग्ज़ाम में कहीं कोई दूसरा फॉर्म दे दिया और अपन पहचान नहीं पाए कि भाई ये फॉर्म सही आंसर होगा, और हमने टिक कर दिया नन ऑफ दिस, या कोई गलत ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी फॉर्म में मीन मीडियन मॉड का रिलेशन दे, आपको फॉर्म बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये सर। अच्छा बच्चों, इसमें ना डायरेक्ट ये जो फॉर्म है, या तो ये दिया जाता है, या तो ना इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो पहला मैंने फंडा बताया क्या, कि या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा। दूसरा फंडा अगर मैं बताऊं तो ये होता है कि मीन मीडियन और मॉड, तीन में से ना कोई भी 2 चीज़ की वैल्यू दे दी जाएगी। सपोज़ आपको मीडियन दे देगा कि भैया मीडियन 7 है, मॉड 4 है, बोलेगा मीन निकालो, या कभी कभी मीडियन देगा, मीन देगा, क्या बोलेगा, मॉड निकालो। 3 में से ना बेटा कोई भी 2 चीज़ दिया जाएगा, बचा हुआ तीसरा चीज़ निकालना रहेगा, ठीक है। और आप लोग मेरा लगभग ये हर एक वीडियो देखते हैं, इसमें एक कॉमन बात होती होगी, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि सर बहुत एकदम स्लो पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा। क्या है बेटा, जल्दी का काम शैतान का। अब मैं 2 वीडियो में जल्दी पढ़ा के बात कवर कर दूं, एक में पूरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एक में पूरा डिस्पर्शन, और यहाँ मैं 3 वीडियो बना करके बहुत ही रिलैक्स मोड में आपको पढ़ाऊँ, तो मैं प्रिफर करता हूँ कि मैं रिलैक्स मोड में आप लोग को बहुत धीरे पढ़ाऊँ, बहुत शांति से हर बात को बोलते हुए, थोड़ा टाइम लेते हुए। कारण क्या बेटा, कि मैथ्स में कॉमर्स जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं ना, उनका मैथ्स वीक होता है, एज वेल एज
ये वीडियो अगर आप पूरा मेरा रेगुलर क्लास देखने के बाद पढ़ रहे हैं ना, तो आपको लगेगा बाप रे कितना बोरिंग है ये, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलमोस्ट चीज़ें बैठी हुई है। आप चाहते हैं मैं फटाफट फटाफट रिवीजन कर लूँ, बट हमें उनका भी ध्यान रखना है जो शायद एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है सीए फाउंडेशन का मैथ्स, कहीं खुद से तैयारी कर रहे होंगे, या जिनका मैथ्स का बेस बहुत ही बेकार, एकदम ही उनका मतलब वर्स्ट केस है। तो बेटा उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो स्टूडेंट एकदम फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं, तो भाई यूट्यूब में हम इसीलिए तो वीडियो डाल रहे हैं। आप यहाँ से 1.5 की स्पीड या 2 की स्पीड से आप यही वीडियो 2 की स्पीड से चला लो, आपको लगेगा सौरभ सर बहुत नॉर्मल बढ़िया स्पीड से पढ़ा रहे हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्पीड अप कर लीजिएगा। मैं बहुत धीरे इसलिए पढ़ाना पसंद करता हूँ बेटा, खासकर रिवीजन लाइव रिवीजन क्लास में, ऐसे रिकॉर्डेड में बहुत बच्चे हैं बहुत परेशान रहते हैं, उनको बहुत बेसिक बात भी नहीं आती, उनके भी दिल में इच्छा है कि हम कुछ बने, सीए बने, पढ़े, मैथ्स हम भी पास हो जाएं। उनको बहुत फुल सपोर्ट देना चाहता हूँ, इसलिए बहुत ठंडे दिमाग से बहुत रिलैक्स मोड में पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ को बताते हुए, लिखते हुए, इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है उसमें। तो प्लीज़ बच्चों, पढ़ाई में स्पीड नाम की चीज़ नहीं होती है। पढ़ाई में फंडामेंटल्स चीज़ें समझ में आनी चाहिए, हर कैटेगरी के बच्चे उनको समझ में आना चाहिए, वो सब देखा जाता है। अगर आप में से बहुत सारे लोग को लगता होगा सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो बेटा हो सकता है या वीडियो आपके लिए स्लो है, किसी और के लिए हाँ सर मुझे समझ में आया, सर मैं आज तक इस चीज़ को नहीं समझा था, मेरे को दिमाग में ही नहीं था मीन मीडियन मॉड, आज मेरे को पहली बार समझ में आया। आप बहुत धीरे धीरे एक एक चीज़ को बताएं। तो हमें ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो बेटा कोई ट्रेन तो नहीं चल रही, कोई प्लेन तो नहीं चल रही, कोई बस नहीं चला रहे हम कि बैठो सारे हर कैटेगरी के लोग और सेम स्पीड से हम सारे लोगों को लेके जाएंगे। बेटा यहाँ पर बिल्कुल हमारा पर्पस ही है कि जो भी बच्चा ये वीडियो देखे, कभी भी कोई कितना भी वीक क्यों ना हो, सर मैं 9-10 में जीवन में पहली बार स्कूल गया, वो कभी नहीं पढ़ा मैथ्स, ये सब रोना रोना आपको सब समझा। ठीक है, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं भाई। मेरे को बस एक ही चीज़ है कि सर आप स्लो पढ़ा रहे हो, फास्ट पढ़ा रहे हो, ये फीडबैक नहीं चाहिए मेरे को। चाहिए हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ हर एक चीज़, हर एक पॉइंट बहुत तसल्ली से समझ में आया बेटा, ये मैटर आपके लिए करता है ये बात। ठीक है, तो मीन मीडियन मॉड में मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए बेटा, 2 कैटेगरी में 2 तरीके के क्वेश्चन बता दिए। एक में क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन में पहचानना रहेगा। रिलेशन, फॉर्मूला नहीं बोलना चाहिए, रिलेशन, ये मीन मीडियन मॉड में क्या है। फॉर्म बदल सकता है बेटा, आप ये 2 रट के मत जाना, एक ही फॉर्म रट के जाना, दूसरा फॉर्म वहाँ तुरंत बनाना। पता चला आप ये भी रट के चले गए मेहनत करके, और एग्ज़ाम में इसको भी थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिख दिया है ना, कि 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू मॉड। तो कितना रट के जाओगे भाई, आपको समझ में आना चाहिए कि अरे ये तो वही बात है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं। तीसरा जो आता है ना बेटा, मैं पहला वाला ये जो फॉर्म है इसको प्रीफर करने क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसमें ना 2-4 बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन में लिख देगा इफ़ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन इज 7, मीन नहीं दिया है बेटा, मीडियन नहीं दिया है बेटा, बोलेगा डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन इज 7, बोलेगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड। आपको मीन निकालने नहीं बोला अलग से, आपको मॉड निकालने नहीं बोला अलग से, बोलेगा डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड। तो आप डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड निकालने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, ये जो मीन माइनस मीन और मीडियन का डिफरेंस दिया था 7, उसको यहाँ रख दो, 7 × 3 21। कई बार उल्टा होगा, ये दे देगा आपको डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड दे देगा, बोलेगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, निकालना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये वाला पैटर्न बहुत ध्यान देना है, मीन मीडियन मॉड का रिलेशन। इसके अलावा बच्चों कुछ टॉपिक और है हमारे पास, जैसे इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो तो मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे बताऊंगा। एक एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके सामने अभी रख दे रहा हूँ। जो मीन होता है ना बेटा, मीन सपोज किसी डेटा का, मतलब क्लास में सपोज 25 स्टूडेंट हो, 25, अब मैंने सबका पेपर चेक करके दे दिया, सबका मीन निकाल दिया, सबका मीन सपोज आ गया x बार इज इक्वल टू 60 फॉर एग्जांपल। अब सारे बच्चे मेरे पास आए, बोले सर ये 2 नंबर का क्वेश्चन गलत छपा था, प्लीज़ हमको बोनस दीजिए।
मैंने बोला चलो ठीक है, सबको 2 नंबर बोनस दे दिया। तो जब सबके मार्क्स 2 2 2 2 बढ़ा देंगे ना, तो नया मीन कैलकुलेट करने के लिए वापस पूरे डेटा को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं करना है, पुराना जो मीन है उसमें भी 2 ऐड कर दो, नया मीन निकल आएगा। तो सर अगर सारे डेटा में -2 कर देते या -3 कर देते तो नया मीन में भी वही माइनस कर देते। अगर सर सारे डेटा को डबल कर देते तो नया मीन के निकालने के लिए भी पुराने मीन को डबल कर दो। सर अगर सारे डेटा को 1/3 कर दें तो नया मीन निकालने के लिए भी पुराने मीन को 1/3 कर दो। तो कुल मिला करके ना सारे ऑब्जर्वेशन में जो प्रोसेस करोगे ना, नया मीन निकालने के लिए पुराने मीन में भी वही काम कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से ये भी समझ सकते हैं। बेटा मीन मीडियन मॉड के बाद ना इस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मैंने कहा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में डिस्पर्शन वाला पार्ट हम और आगे वाली वीडियो में करेंगे। 2 चीज़ होती है बेटा, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, बहुत हद आता है एग्जाम में इसका क्वेश्चन। अगर 2 नंबर है तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 कर दो। हाँ बहुत सही पहचाना आपने, पावर 1/2 का मतलब होता है सर रूट। हाँ अगर हमें पास 3 नंबर है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके पावर क्या कर दो, 1/3 कर दो। तीनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/3 कर दो। अगर 4 नंबर है तो चारों को मल्टीप्लाई करके ना पावर क्या कर दो, 1/4 कर दो। 5 नंबर है तो पांचों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/5 कर दो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं बेटा, सीधा सीधा नंबर देगा, बोलेगा दोनों का 2 नंबर है ज्योमेट्रिक मीन निकालो, 3 नंबर है ज्योमेट्रिक मीन निकालो। अब आप कहेंगे सर पावर 1/3 करने तो नहीं आता हमको। भाई मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया है कि 3,9,27 का पावर का ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो 3, 9 और 27 का अगर हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 9 और 27, मैंने जानबूझ करके अभी ऐसा वैल्यू लिया है जो बहुत सरल तरीके से बन जाएगा, बट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको बना सकते हैं कैसे मैं प्रूफ कर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 9, 27। तो सीधा रास्ता अगर चलेंगे ना तो इसका मतलब है कि 3, 9 और 27 को मल्टीप्लाई करके पावर क्या लेंगे, 1/3। तो आप कहेंगे सर ये तो बन जाएगा क्योंकि इसमें तो हमको कैलकुलेटर चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई 3 का मतलब 3 होता है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर होता है, 27 का मतलब 3 का पावर 3 होता है और पावर 1/3 हो जाएगा। अंदर टोटल बनेगा 3 का पावर 6, बाहर पावर 1/3 बन जाएगा, 3 टू दी पावर 2 बन जाएगा 9 आंसर, यानी ज्योमेट्रिक में 9 आया। आप कहेंगे सर यहाँ तो सिंपल वैल्यू था इसलिए कर दिए। सपोज 3, 9, 27 के बजाय कुछ और नंबर होते, सपोज नंबर होता 2, 3, 5 टाइप का कुछ होता, जिसको सेम पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसको सेम पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करेंगे। तो सर उस केस में सिंपल सी बात है, उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में अपन ये जो वैल्यू है ना, सपोज चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे भी देता हूँ। सपोज है 2, 3, चलो 4 ही ले ले। सपोज 2, 3, 4 है, अब मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 × 3 × 4 करेंगे, पावर 1/3 करेंगे। अब ये है 24 का पावर 1/3। अब आप बोलेंगे सर मुझे 24 का पावर 1/3 तो निकालने नहीं आता, इवन कैलकुलेटर में भी कोई बटन नहीं होता जिससे 24 का पावर 1/3 निकाल सके, ठीक है। तो ये 24 का पावर 1/3 तो सर मामला ही गड़बड़ हो गया। हालांकि रेगुलर क्लास जो हमारी एक्सेल की होती है उसमें मैंने कैलकुलेटर से पावर 1/3, पावर 1/4, पावर 1/5, पावर 1/6 कुछ भी पावर निकालना सिखाया है। अगर वो याद है तो आप वो लगा सकते हैं, वो शॉर्टकट, वो ट्रिक कैलकुलेटर से करने वाला। नहीं तो एक उससे भी आसान तरीका है जो हर कोई सीख सकते हैं या हर कोई बना सकते हैं एग्ज़ाम में। भाई 24 का पावर 1/3 आपको पूछा है, मतलब पहुँचे हो तो 4 ऑप्शन में पक्का है ना, आंसर तो दिया रहेगा, आंसर तो दिया रहेगा। एक लिखा रहेगा 3.52, एक लिखा रहेगा 2.83, इस टाइप से कुछ लिखा रहेगा, अप्रॉक्स वैल्यू लिखा रहेगा। एक लिखा रहेगा आपका 4.79, एक लिखा रहेगा 1.92, इस टाइप से लिखा रहेगा। तो ये जो वैल्यूज़ आपको दिए जाएंगे ना, तो क्या करना, 24 का पावर 1/3 आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते कैलकुलेटर से, उल्टा सोचो कि अगर 3.52 इसका सही आंसर है तो 3.5 का क्यूब लेने से, पावर 3 लेने से 24 आना चाहिए।
अरे भाई 8 का पावर 1/3 अगर आपको निकालने नहीं आता तो इतना तो समझते हो कि 2 का पावर 3 करने से 8 आएगा। अगर 2 का पावर 3 करने से 8 आता है, 2 का पावर 3 करने से 8 आता है, तो 8 का पावर 1/3 क्या आएगा? 2 आएगा। तो बस वही है, 3.52 का क्यूब करना। अब आप बोलोगे सर 3.52 का क्यूब तो कैलकुलेटर से हो जाएगा, 24 या 23.999 या 24.000 समथिंग मिलेगा तो आंसर है, नहीं तो नहीं है। कॉमन सेंस से भी नहीं है वो, क्योंकि अगर मैं केवल 3.5 तो बहुत दूर की बात है, मैं केवल 3 का भी अगर मैं क्यूब लूँ 3 × 3 × 3 तो 27 होता है, 24 को पार कर जाएगा, तो ये गलत है। 4.79 में राउंड ऑफ 4 भी अगर मतलब 4 का भी क्यूब लूँ तो 4 का क्यूब तो 4 × 4 × 4 24 से तो कहीं बहुत आगे निकल जाएगा। 1.92 चलो अप्रॉक्स 1.92 2 से कम है, 2 का क्यूब लेने से होता है 8, तो 1.92 का क्यूब लेने से तो 8 से कम ही आएगा। पक्का है ना कि 3 आ नहीं सकता, 3 पॉइंट समथिंग आ नहीं सकता, 3 भी नहीं आ सकता, तो 2.8 समथिंग वाला ही शायद, मैं देखो मैंने अंदाजे से लिख दिया 2.83 ना, जो भी होगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग है, बोल लो ये जो होगा 2 पॉइंट समथिंग, उसका क्यूब करने से क्या आएगा? 24। अगर 2 पॉइंट समथिंग का क्यूब करने से 24 आ गया तो वही आंसर है। इस तरीके से आप आंसर भी चेक कर सकते हो। ज्योमेट्रिक मीन का फंडा बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ज्योमेट्रिक मीन के बहुत सरल। तो बच्चों आने वाले वीडियो में हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थोड़े से बचे हुए टॉपिक और फिर डिस्पर्शन के टॉपिक करेंगे, और फिर 1 घंटे की मैं तीसरी वीडियो बनाऊंगा। ओवरऑल इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने के लिए मुझे 3 क्लास लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।